अच्छा, तो ये हमारा रिकर्जन का लास्ट लेक्चर होने वाला है और अभी मैं जाकर यहाँ पर आपसे स्क्रीन मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आपको नजर आ रही होगी आई होप। और मैं यहाँ पर जो है क्या कहते हैं जाके एक नया पेज बनाऊंगा। तो हम जो है जो हमारा कैम्ब्रिज का बेसिकली वो है क्या कहते हैं सिलेबस है ए लेवल्स का, उसमें रिकर्जन इम्प्लीमेंट कैसे की जाती है। यानी कि एक जो हमारा कंपाइलर है जो हमारे प्रोग्राम को रीड करता है, समझता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, वो रिकर्जन को इम्प्लीमेंट कैसे करता है, बैकग्राउंड में रिकर्जन चल कैसे रही होती है, उसकी भी डिस्कशन की गई है, राइट। हम उसकी डिस्कशन करेंगे, हम उसको समझेंगे, ठीक है, कि बेसिकली रिकर्जन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। अच्छा, इसका जो है एग्जाम में आज तक तकरीबन एक ही क्वेश्चन आए, एक दो क्वेश्चन आए इस पे, बल्कि एक दो लिटरली पार्ट्स आए, पूरे क्वेश्चंस भी नहीं आए। और उसमें ये थ्योरेटिकली पूछा गया है कि आप मतलब बताएं ये चीज कैसे होती है, ठीक है। वो क्वेश्चंस भी हम एंड में देखेंगे। और बुक में भी इसका मेंशन है, मगर बुक में बहुत छोटा एक पैराग्राफ मेंशन है, ठीक है। हम यहाँ पर बेसिकली उसको डिटेल में समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन आ गया तो आपने एग्जाम में क्या लिख के आना है। नोट्स में भी लिखा हुआ उसको हम डिस्कस भी करेंगे, मगर वो जो प्रोसेस हो रहा होगा उसको समझेंगे हम, उसमें हमारे 20 से 30 मिनट लग जाएंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। बट ये कि आपको चीज समझ आ जाएगी कि कैसे होगी, ठीक है। और आगे इंशाल्लाह जो अपनी डिग्री में जाकर पढ़ोगे तो एक कोर्स होता है, उसका नाम होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप ये चीज काफी डिटेल में जाके पढ़ते हो, ठीक है। तो आपको फिर उधर भी इंशाल्लाह आसानी होगी, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ द कंपाइलर इम्प्लीमेंट्स रिकर्जन। टॉपिक हमारा क्या है कि कंपाइलर जो है वो बेसिकली रिकर्जन को इम्प्लीमेंट कैसे करता है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। अच्छा, अब देखो तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे? होता क्या है यहाँ पर ना, एक स्टैक यूज हो रहा होता है, एक स्टैक यूज हो रहा होता है। क्या यूज हो रहा होता है? एक स्टैक। अब क्योंकि आपने जो है एएस में स्टैक का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता है, अभी तक हमने ए टू में उसको कवर नहीं किया बट आपको पता है, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, आई होप आपको ये मतलब इसका कॉन्सेप्ट आता होगा और वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, सही है। हमें पता है एक स्टैक जो है वो लीफो का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करता है, ठीक है। लीफो होता है फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, सही है। कि जो चीज सबसे एंड में गई है वो सबसे पहले आएगी, ठीक है। जो चीज सबसे क्या कहते हैं एंड में सबसे लास्ट में स्टैक में पुश की गई है वो सबसे पहले जो है क्या कहते हैं हम उस पे वहां से पॉप करेंगे, राइट। अच्छा, अब बेसिकली सवाल आपका ये आता है कि यार स्टैक का तो यूज हो जाता है, मगर स्टैक का हम किस से यूज करते हैं? हम मतलब कंपाइलर स्टैक को रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या यूज करता है, स्टैक के अंदर क्या पुश करता है, ठीक है। द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज फंक्शन कॉल्स। हमारा जो बेसिकली यहाँ पर कंपाइलर है वो रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक में फंक्शन कॉल्स को पुश करता है, ताकि वो एक सीक्वेंस में फंक्शन कॉल्स को क्या कहते हैं पुश कर सके और फिर टाइम पर उन्हें पॉप कर सके, ठीक है। अब बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर वही जो हमारा फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है उसको लिखूंगा, उसको ट्रेस करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली जो हमारा ये स्टैक है ये कैसे यूज हो रहा होता है कंपाइलर में, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली वो प्रोग्राम था फैक्टोरियल वाला उसको मैं यहाँ से उठाता हूँ जो हमने ऑलरेडी रिकर्जन में लिखा हुआ है, सही है। यहाँ पर मैं उसको जाकर उठाता हूँ, ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि मेरी ज्यादा स्पेस ना कवर हो, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ और इसको मैं रिजल्ट रिटर्न करने के बजाय डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उन वैल्यूज को रिटर्न कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो एंड में ये वाली स्टेटमेंट हम इसको ऑल टुगेदर खत्म कर देंगे, राइट। अच्छा, ये मेरा टोटल जो है फैक्टोरियल का फंक्शन है 5 लाइनों का, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसको सबसे पहले यहाँ से क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट करके उठाकर अपनी नोटबुक में डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली स्टैक यूज कैसे हो रहा होता है, ठीक है। हम उस चीज को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको उठाकर यहाँ पर मैंने रख दिया, यहाँ पर मैंने रख दिया। अच्छा, अब आप चेक करो, देखो तो अगर मैं लेट से यहाँ पर कहता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 4, तो
ये फैक्टोरियल ऑफ 4 जो है एक फंक्शन कॉल है, राइट? फंक्शन कॉल है, मैंने फाइंड करने के फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होता है, तो मैंने फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल कर दिया, तो हुआ क्या, फैक्टोरियल में 4 पास हो गया और वो फंक्शन कॉल कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली होगा क्या, देखो यहाँ पर जो है ना, बेसिकली सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, n4 हो गया, कंडीशन चेक होगी कि क्या n जो है वो 1 की इक्वल है, नहीं। क्या n जो है वो 0 के इक्वल है, नहीं, क्योंकि 4 जो है वो 1 और 0 के इक्वल नहीं है। फिर क्या होगा, रिटर्न होगा। क्या रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, वो बेसिकली रिटर्न होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ, फैक्टोरियल ऑफ n-1, यानी कि 4-1 यानी कि 3। अब देखो था, हमारा जो कंपाइलर है ना वो एक होता है, एक से ज्यादा कंपाइलर हमारे हो ही नहीं सकते, ठीक है। जो कोड रन होता है उसको एक ही कंपाइलर रन करता है, यानी कि एट अ टाइम जो कंपाइलर है वो एक ही चीज पर काम कर सकता है। अगर उसने किसी और चीज पर काम करना है, तो पहली जो चीज थी जिस पर वो काम करता है उसको उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। मैं बात रिपीट करता हूँ, हमारा जो कंपाइलर है वो एक सिंगल चीज होती है, ठीक है, वो एक ही बंदा है, लेट से वो एक ही चीज पर काम कर सकता है, इट कैनॉट मल्टीटास्क, राइट। तो होता क्या है कि अभी वो फैक्टोरियल 4 कैलकुलेट कर रहा था, अब उसको एकदम टास्क दे दिया गया कि फैक्टोरियल 4 को कैलकुलेट करने के लिए तुमने फैक्टोरियल 3 को भी कैलकुलेट करना है। तो उससे फैक्टोरियल 3 को कैलकुलेट करना है, तो उसे बेसिकली ये जो फैक्टोरियल 4 है और इसका जो डेटा है वो कहीं और स्टोर करना पड़ेगा, राइट। उसको इसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, उसको ये डेटा कहीं स्टोर करना पड़ेगा, ताकि वो इसको सेफली कहीं स्टोर कर दे और फिर फैक्टोरियल 3 पर काम करना शुरू करे। तो वो बेसिकली दो चीजें जो है, दो चीजें वो किसमें स्टोर कर देगा, अपने स्टैक में। क्या, फैक्टोरियल 4 की दो चीजें स्टोर कर देगा, ताकि बाद में वो उसको प्रॉपरली यूज कर सके, बाद में उसको प्रॉपरली यूज कर सके। पहली चीज वो क्या स्टोर करेगा, इसके लोकल वेरिएबल्स। क्या करेगा, इसके लोकल वेरिएबल्स। अच्छा, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता, लोकल वेरिएबल्स बेसिकली एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स यूज हुए होते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि इस फंक्शन के अंदर सिर्फ n यूज हुआ है, राइट, n यूज हुआ है, तो इसका एक ही लोकल वेरिएबल है, वो है n, उसकी वैल्यू है 4, ठीक है। अगर एक फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो दे आर दोज लोकल वेरिएबल्स फॉर दैट फंक्शन, राइट। तो एक फंक्शन में जो वेरिएबल्स यूज होते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एक और फंक्शन में वेरिएबल्स यूज हुए हैं कोई और, तो वो उस फंक्शन की लोकल वेरिएबल, तो हर फंक्शन के अपने लोकल वेरिएबल्स होते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज, कंपाइलर स्टैक में क्या स्टोर करेगा, उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स, उस फंक्शन कॉल के लोकल वेरिएबल्स, उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स। इस केस में दैट लोकल वेरिएबल इज n विद द वैल्यू ऑफ 4, राइट, n विद द वैल्यू ऑफ 4। दूसरी वो चीज क्या करेगा, रिटर्न एड्रेस। अब ये रिटर्न एड्रेस क्या होता है, और किस चीज का रिटर्न एड्रेस, देखो तो कंपाइलर जो है ना बेसिकली एक ना, आगे आप बेसिकली जब असेंबली लैंग्वेज को डिटेल में पढ़ोगे, तो कंपाइलर लाइन बाय लाइन काम कर रहा होता है, मतलब एक लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर उसने अगली को किया, फिर उसने अगली को किया, ठीक है। और हर लाइन का एक एड्रेस भी होता है, ठीक है। हम यहाँ पर डेफिनेटली कोडिंग में लाइंस के एड्रेसेस नहीं देखते हम। आप देखो कुछ आईडीईज में मेंशन भी हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है 1 2 3 4 नॉर्मली लिखा होता है, गूगल कोलैब में नहीं लिखा होता। अगर मैं नेट पे कोई और आईडीई निकालूं, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, पाइथन प्रोग्राम विज के नाम से, आई गेस एक वो है, हाँ, प्रोग्राम विज के नाम से, ये एक और पाइथन की आईडीई है, कंपाइलर है। तो यहाँ पर देखो नंबर्स मेंशन हुआ है, जैसे यहाँ पर अगर मैं स्पेस दबाता जाऊं, तो यू कैन सी दैट वी हैव दीज नंबर्स ऑन द साइड। इनको आप एड्रेसेस कह सकते हो, मतलब ये बेसिकली दे आर हेल्पिंग अस टू आइडेंटिफाई कि एक लाइन किस लाइन पे पड़ी हुई है, किस एड्रेस पे पड़ी हुई है। सो सिमिलरली, सिमिलरली कंप्यूटर में भी हर चीज का, हर लाइन का एक एड्रेस होता है, राइट, हर लाइन का एक एड्रेस होता है। तो कंपाइलर ने अगर किसी लाइन का ट्रैक रखना हो, तो वो उसके एड्रेस से ट्रैक रखेगा, राइट, उसके एड्रेस से ट्रैक रखेगा। तो कंपाइलर को जब मैंने ये बता दिया कि यार आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो रिटर्न वैल्यू है उसको फाइंड करना है, और उसके लिए आपको फैक्टोरियल 3 चाहिए। अब वो फैक्टोरियल 3 जब ढूंढने जाएगा, उसको उसको रन करने जाएगा, तो उससे बाद में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू ला के 4 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न भी तो करनी है ना। मतलब वो इस लाइन को लूज तो नहीं कर सकता। वो फैक्टोरियल 3 की अगर वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, सो ही हैज टू स्टोर, ही हैज टू सेफली स्टोर दिस लाइन समवेयर, ताकि जब वो बाद में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू लाए, तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर सके, मेन फंक्शन को रिटर्न कर सके। तो वो क्या करता है,
वो इस फंक्शन का जो एड्रेस होता है यहाँ पर, लेट्स से मैं इसको कुछ नंबर्स दे देता हूँ, 1 2 3 4, लेट्स से इसका एड्रेस है 4, वो इस एड्रेस को कहीं सेफली स्टोर कर लेता है, और डेफिनेटली हर लाइन का एक यूनिक एड्रेस होगा, क्योंकि एड्रेसेस सेम नहीं हो सकते, मिक्स हो जाते हैं। जिस तरह हर घर का एड्रेस यूनिक होता है, अगर सेम हुए सो मल्टीपल लाइक एक पार्सल जो है वो मल्टीपल एड्रेसेस पे चला जाएगा या कंफ्यूजन क्रिएट होगी। सो सिमिलरली अ लाइन कैन ओनली हैव अ यूनिक एड्रेस, राइट। अच्छा, अब देखो रिटर्न एड्रेस किस चीज का, उस फंक्शन को, वो जो फंक्शन था वो कहाँ पर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, वो वाला एड्रेस। देखो यहाँ पर वैल्यू रिटर्न हो रही है, राइट, क्या लिखा हुआ है, रिटर्न 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3। फैक्टोरियल 3 को वो कैलकुलेट करने जाएगा तो उसको ये बाकी जो डेटा है इसको कहीं स्टोर भी तो करना है ना, उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये मैंने फैक्टोरियल 3 किस लाइन पे यूज करना है, उसका बाकी डेटा क्या है। तो वो उसका उस पूरी डेटा को स्टोर नहीं करेगा, वो उसकी लाइन को स्टोर करेगा, लाइन के एड्रेस को स्टोर करेगा, ताकि वो बाद में इस पे आए और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू पुट करके जो भी आंसर आता है वो आगे पास कर दे। ठीक है, तो दो चीजें वो स्टोर करेगा यहाँ से स्टैक के अंदर, क्या करेगा, लोकल वेरिएबल्स और रिटर्न एड्रेस। तो वो यहाँ से उठाएगा, यहाँ पर मैं देखो इस तरह एक बॉक्स बना दूंगा, उसके अंदर वो क्या करेगा, उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास, इसको मैं फैक्ट लिख देता हूँ, शॉर्ट करेंगे, फैक्टोरियल 4 का क्या पड़ा हुआ है, n इज इक्वल टू 4 पड़ा हुआ है, और रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, रिटर्न एड्रेस। अब रिटर्न एड्रेस, लेट्स से इन दिस केस द रिटर्न एड्रेस इज 4 ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगेन ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कह रहा हूँ, एग्जाम में आपको इतना डिटेल में नहीं लिखने की जरूरत, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, चीजें आपको, क्योंकि वरना जो क्या कहते हैं यहाँ पर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो तकरीबन 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर आपने उनको मतलब मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको बिल्कुल घंटा लगाना पड़ेगा, मतलब इस तरह की उसमें टर्म्स यूज में जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ सकती अगर हम ये चीजें ना करें, क्योंकि रिटर्न एड्रेस क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर हमें पता ही नहीं है तो हम बिल्कुल घंटा लगाना पड़ेगा। घंटे का चांस, रिटर्न में नुकसान नहीं होता कि वी कैन फॉरगेट, अगर भूल गए तो मार्क्स कट सकते हैं, मगर अगर समझी हुई ये चीज तो फिर हम चीज लिख लेंगे, ठीक है, मार्क्स स्कोर कर लेंगे। अच्छा, तो क्या हो गया, उस कंपाइलर ने उठाया, कंपाइलर ने उसका जो फैक्टोरियल 4 था उसका क्या किया, उसके लोकल वेरिएबल्स उठाए, या लोकल वेरिएबल इस केस में एक है वो उठाया, रिटर्न एड्रेस उठाया जहां पर जो है वो किसी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, वो उठाई और उसने इसके स्टैक के अंदर डाल दी। अब वो आएगा फैक्टोरियल 3 के ऊपर, अब किसके ऊपर आएगा, फैक्टोरियल 3 के ऊपर, यहाँ पर किस पे आएगा, फैक्टोरियल 3 की जो फंक्शन कॉल है उस पर आएगा। अच्छा, फैक्टोरियल 3 की फंक्शन कॉल पे सिमिलर चीजें होंगी, एन जो है वो 3 हो जाएगा, क्या 3 जो है वो 0 के इक्वल है, नहीं, क्या 3 जो है वो 1 के इक्वल है, नहीं, ऐसा नहीं है। रिटर्न कर दो, क्या कर दो, रिटर्न रिटर्न कर दो 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 1 विच इज 2, राइट, विच इज 2। तो क्या करना है आपने, आपने करना है 3 को इससे मल्टीप्लाई करके ये रिटर्न करना है। अब अगेन उसको पता लगा है कंपाइलर को कि हमें फैक्टोरियल 2 की वैल्यू चाहिए, अगर हमें फैक्टोरियल 3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब उसने फैक्टोरियल 2 पे काम शुरू करना है, तो उसके लिए उसको फैक्टोरियल 3 का जो कि जो लोकल वेरिएबल्स है और उसका जो रिटर्न एड्रेस है उसको कहीं सेफली स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लेट्स से यहाँ पर इसके जो एड्रेसेस है वो है 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वो क्या करेगा, फैक्टोरियल 3 के जो लोकल वेरिएबल है, जो इस केस में सिर्फ एक है, n इज इक्वल टू 3, उसका लोकल वेरिएबल है n, और ये वैल्यू उसकी 3 और उसका रिटर्न एड्रेस 8 है, और रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो ये है। तो वो क्या करेगा, वो इसकी फैक्टोरियल 3 की जो लोकल वेरिएबल्स है, लोकल वेरिएबल्स में वार लिखता हूँ शॉर्ट करने के लिए, और उसका जो रिटर्न एड्रेस है, तो ये मैं ऐड लिख देता हूँ शॉर्ट करने के लिए, वो उठाएगा और वो जाके इट विल पुश इट इनटू द स्टैक, पुश दीज टू इनटू स्टैक, इनटू द स्टैक, स्टैक में ये डाल दो, ठीक है। अच्छा, वो जाएगा यहाँ पर, वो जाकर इसके अंदर लिखेगा फैक्ट, मैं शॉर्ट करने के लिए लिख रहा हूँ 3, n इज इक्वल टू 3, और रिटर्न एड्रेस जो है वो बेसिकली क्या था, 8 था, रिटर्न एड्रेस था वो क्या था, 8 था, वो इसने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, इफ वो आएगा फैक्टोरियल 2 पे काम करना शुरू करेगा, वो यहाँ पर जाएगा, वो फैक्टोरियल 2 पे काम करना शुरू करेगा, और उसके लिए वो सेम प्रोसीजर होगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ना 2 0 के इक्वल है, ना 2 जो है वो 1 के इक्वल है, बेस केस फेल कर जाता है,
जर्नल केस पे आएंगे तो वी हैव दैट रिटर्न स्टेटमेंट ओवर हियर व्हिच सेज दैट रिटर्न 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 माइनस 1 विच इज 1। 2 माइनस 1 1 होता है, तो फैक्टोरियल ऑफ 1 को रिटर्न करो। अब फिर कंपाइलर को एक और काम मिल गया ही, द कंपाइलर हैज टू फिगर आउट व्हाट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 1 इज। उसने ये वैल्यू फिगर आउट करनी है। सो द कंपाइलर हैज टू store these values, store the local variables and the return address of factorial 2 somewhere। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आएगा और वो 9 10 11 11 12 जो कि इसके एड्रेसेस हैं, तो इनमें से एड्रेस उठाएगा यहाँ पे, रिटर्न एड्रेस एड्रेस, और क्या करेगा यहाँ से लोकल वेरिएबल को उठाएगा। ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं, इट विल पुश दीज इनटू द स्टैक, पुश दीज ऑन टू स्टैक। बेसिकली क्या करेगा, स्टैक पे उसका जो एड्रेस है रिटर्न और एन की जो वैल्यू है वो पुश कर देगा। तो वो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर पुश कर देगा स्टैक के ऊपर, यहाँ पर ऊपर डाल देगा उसके, क्या डाल देगा उसके ऊपर, उसके ऊपर डाल देगा बेसिकली, उसके ऊपर डाल देगा फैक्टोरियल ऑफ 2, और एन जो है वो 2 है, और रिटर्न एड्रेस जो है इस केस में क्या है, रिटर्न एड्रेस है 12। राइट, रिटर्न एड्रेस क्या है, 12 है। अच्छा, अगेन वो फिर अब फैक्टोरियल 1 पे काम करना शुरू करेगा। तो फैक्टोरियल 1 पे जब वो काम करना शुरू करेगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 पे जब वो काम करना शुरू करेगा, सो एन विल बी 1 एंड इज 1 इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1। राइट, सो यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा, वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, किसको रिटर्न कर देगा, क्या कहते हैं, वैल्यू रिटर्न कर देगा। और वैल्यू क्या रिटर्न उसने करनी थी, 1, वैल्यू 1 रिटर्न करनी थी। तो अब कहा देखो, फैक्टोरियल 1 से हमें एक रिटर्न वैल्यू मिल गई बिकॉज द बेस केस हैज बीन मेट। बेस केस जो वो मेट हो गया, बेस केस जो है वो फुलफिल हो गया, वो फुलफिल हो गया। ठीक है, बेस केस हमें मिल गया, तो हमें अब फैक्टोरियल 1 की स्टैक को पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसके बाद कुछ और कैलकुलेट करना ही नहीं है। कंपाइलर ने अपना काम जो था उसका यहाँ पर फैक्टोरियल 1 के साथ खत्म हो गया है। सो नाउ वी नो दैट फैक्टोरियल 1 इज नाउ बेसिकली इक्वल टू व्हाट, फैक्टोरियल 1 जो है वो किसके इक्वल है, वो 1 की इक्वल है, और ये मैथ वाला इक्वल है, तो इसके मैथ वाला इक्वल है। तो वी कैन सेफली पुट 1 इंस्टेड ऑफ फैक्टोरियल 1। अच्छा, कंपाइलर ने कहा यार मैं वापस फैक्टोरियल 2 पर जाता हूँ, तो वो क्या करेगा, अब फैक्टोरियल 2 का डेटा जो है वो कहाँ पर पड़ा हुआ, वो स्टैक पे पड़ा हुआ। कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टोरियल 1 का उसने काम खत्म कर लिया, अब फैक्टोरियल 2 का जो डेटा था वो यहाँ स्टैक से उसने उठाना है, क्योंकि कंपाइलर तो एट ए टाइम एक ही चीज पे काम कर सकते हैं ना। तो उसने क्या किया, उसने स्टैक में जो डेटा स्टोर किया था वो उसको करेगा पुश। तो देखो यहाँ पर आप देखो तो बिल्कुल ना एक मतलब जो स्टैक का स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला, वो कितना यूजफुल है हमारे लिए, कि हम जो है अब हमें फैक्टोरियल 1 कैलकुलेट करने के बाद चाहिए ही भी फैक्टोरियल 2 ही, फैक्टोरियल 2 का हमें कोड चाहिए, उसका हमें लोकल वेरिएबल्स रिटर्न एड्रेस चाहिए। ठीक है, और वही हमें मिलेगा अगर हम स्टैक डॉट पॉप को कॉल करें ना, मतलब स्टैक को हम उससे पॉप करें, कुछ स्टैक डॉट पॉप को अगर हम कॉल करें, उससे हम कुछ पॉप करें, तो हमें फैक्टोरियल 2 ही मिलेगा, क्योंकि जाहिर वैसे इस स्टैक से मैं फैक्टोरियल 3 तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकता ना, फैक्टोरियल 4 डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। तो मुझे जो है फैक्टोरियल 2 ही चाहिए और मुझे स्टैक से वो ही मिलेगा। तो स्टैक इस चीज को बड़ा सूट कर रहा है। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से बेसिकली पहले हम फैक्टोरियल फंक्शन की कॉल्स को अंदर डालते जा रहे हैं और फिर निकालते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जिस ऑर्डर में डालते हैं उससे उल्टे ऑर्डर में निकालते हैं, सही है, और वही काम हम स्टैक करके दे रहे हैं। क्यू होती तो मसला हो जाता, क्यू होती तो हम सबसे पहले फैक्टोरियल 4 को निकालते, विच वी डू नॉट नीड। राइट, अगर क्यू होती तो क्यू में हम यू डालते। अब क्यू में हमेशा ये होता है कि जो चीज स्टार्ट में होती है, जो सबसे पहले पुश की जाती है, वो निकलती है, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू होती तो मसला हो जाता। स्टैक इसको पूरा सूट करता है, और ये चीज एग्जाम में पूछी भी जाती है कि व्हाई इज स्टैक यूज्ड व्हेन अ कंपाइलर इज इंप्लीमेंटिंग रिकर्जन। ये हम आगे देखेंगे भी, इसका आंसर चेक भी करेंगे। मगर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि कहा देखो क्यू क्यों नहीं यूज हुई भी, क्यू यहाँ पर इसलिए नहीं यूज हुई भी क्योंकि अगर क्यू यूज हुई होती तो हम जब यहाँ से पॉप करने लगते तो हमें फैक्टोरियल 4 मिल जाता, मगर हमें फैक्टोरियल 4 नहीं चाहिए, हमें फैक्टोरियल 2 ही चाहिए। राइट, उसी का कोड, उसी के लोकल वेरिएबल्स, उसी का रिटर्न एड्रेस चाहिए, सही है। अच्छा, अब क्या होगा, अब यहाँ पर कंपाइलर जाके कहेगा यार स्टैक में से जो वो चीज है वो मुझे जरा पॉप करके तो जो भी उसमें पड़ा हुआ है, तो कंपाइलर को वहां से फैक्टोरियल 2 मिल जाएगा। राइट, तो ये क्या हो गया, दिस विल कम आउट ऑफ द स्टैक, ये स्टैक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इट विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द स्टैक। अच्छा, उसके बाद कंपाइलर यहाँ पर कहेगा कि मुझे जो है
पता है कि उसका जो लोकल वैल्यू है वो n है और वो 2 है, जो लोकल वेरिएबल है, रिटर्न एड्रेस 12 है, तो मैं 12 पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो वो 12 पे चला जाएगा, सही है। वो 12 पे जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर। अब 12 पे उसको बताया गया कि 2 को मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल 1 से। फैक्टोरियल 1 की ऑलरेडी वैल्यू उसके पास है, और वो यहाँ से फैक्टोरियल 1 की वैल्यू को खत्म करके 1 लिख सकता है सेफली। और यहाँ 2 जो है वो बेसिकली क्या था, वो n था, राइट, वो n था जो लोकल वेरिएबल की वैल्यू उस पर पड़ी हुई होती। तो वो क्या करेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट में 2 आ जाएगा। सो नाउ द कंपाइलर हैज आल्सो फिगर्ड आउट द वैल्यू फॉर फैक्टोरियल 2, और उसकी वैल्यू 2 है, राइट, उसकी वैल्यू 2 है। तो फैक्टोरियल 2 का भी काम खत्म हो गया, उससे हमने स्टैक से भी निकाल दिया, उससे हमने अब मतलब सब कुछ कर लिया। तो ना हमें अब उसका रिटर्न एड्रेस चाहिए, ना हमें उसके अब लोकल वेरिएबल्स चाहिए, हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है, उसके साथ। अब वो कहेगा कंपाइलर कि यार फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मगर मेरा गोल कंप्लीट नहीं हुआ। गोल क्या है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से जो है ना फैक्टोरियल 3 को पॉप आउट करेगा। वो कहेगा मुझे जरा स्टैक डॉट पॉप को कॉल करो और मुझे जो है यहाँ से इसको निकाल के दो, ठीक है, इसको निकाल के दो। तो वो फिर क्या कहते हैं, उसको n की वैल्यू मिल जाएगी 3, और उसको रिटर्न एड्रेस मिल जाएगा 8। तो वो 8 पर चला जाएगा। 8 कहाँ पर है, 8 ये है, वो 8 पर चला जाएगा। 8 पे उसको पता रहेगा कि यहाँ पर मुझे फैक्टोरियल 2 को यूज करना है, उसकी वैल्यू है मेरे पास, विच इज एक्चुअली 2, राइट, उसकी वैल्यू 2 है। और 3 जो है वो क्या था, वो मेरे पास n से आया था, n जो था वो 3 था। So what I have to do now, I have to multiply 3 with 2, which will give me 6. And 6 is basically the return value for factorial 3। 6 क्या है, फैक्टोरियल 3 की रिटर्न वैल्यू। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा यार अच्छा अब ठीक हो गया, मुझे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू मिल गई, तो अब फैक्टोरियल 3 को मैंने स्टैक से निकाल दिया, उसके लोकल वेरिएबल्स रिटर्न एड्रेस से मुझे कोई काम नहीं है, बस खत्म हो गया। दे बिकम यूजलेस, ओके, अब उनका कोई काम नहीं। फैक्टोरियल 4 की बात करते हैं, ठीक है। तो वो कहेगा यार मुझे जरा स्टैक डॉट पॉप कॉल करके दो, और मुझे जो है बेसिकली क्या दो, मुझे फैक्टोरियल 4 का डेटा दो, ताकि मैं उसको कैलकुलेट करूँ, अपना गोल कंप्लीट करूँ। तो फैक्टोरियल 4 का डेटा उसको मिलेगा, और यहाँ पर वो जाएगा रिटर्न एड्रेस 4 पर, क्योंकि फैक्टोरियल 4 में रिटर्न एड्रेस 4 था, वो इस एड्रेस पे जाएगा। और यहाँ पर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू चाहिए थी, जिसको वो काट कर वहां पर 6 लिख देगा, बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 3 इज 6, राइट। और यहाँ पर जो 4 है वो बेसिकली n की वैल्यू थी, जो हमारे पास स्टोर्ड हुई थी एज ए लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बेसिकली n जो है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या कहते हैं, फैक्टोरियल 3 से, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी 24, वैल्यू 24 आ जाएगी। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 4 इज बेसिकली 24। अच्छा, दैट इज इट। तो इस तरह जो है बेसिकली वो काम करता है, ठीक है। और एंड में जब फैक्टोरियल 4 को भी उसने निकाल लिया, तो द स्टैक इज नाउ एम्प्टी, स्टैक में कुछ भी नहीं बचेगा, इट इज नाउ एम्प्टी। तो देखो इस तरह जो है ना स्टैक यूज होता है। तो हाँ, ये चीज क्लियर है, समझ आई है। ये स्टैक कंप्यूटर के सिस्टम में उसके पास होती है। हाँ, उसके पास होती है, अच्छा। उसके पास होती है, मतलब पीछे इम्प्लीमेंट हो रही होती है स्टैक। अब यार मेरे पास एक मिनट रुको, मैं अगर यहाँ पर जाऊं और मैं कहूँ कि रिकर्जन स्टैक विजुअलाइजर, अगर यहाँ पर रिकर्जन विजुअलाइजर अगर हमें मिल जाए, तो वो आपको जो है क्या कहते हैं, वो हो जाएगा। अच्छा, लेट्स से मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर जो है फंक्शन डेफिनेशन पेस्ट करता हूँ अपने फैक्टोरियल की यहाँ पर। अगर विजुअलाइज कर पाए ना तो बड़ा गुड हो जाएगा, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि फैक्टोरियल 4 मुझे कॉल करके दो, देखते हैं क्या होता है। और इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, इसको मैं विजुअलाइज करता हूँ। हाँ, ये देखो, ये उन्होंने एक मतलब विजुअली थोड़ा सा उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया कि फैक्टोरियल 4 था, उससे कॉल हुआ फैक्टोरियल 3, उससे कॉल हुआ फैक्टोरियल 2, उससे 1, 1 से वैल्यू 1 आई, फिर उससे 2 फैक्टोरियल 2 में गई, फैक्टोरियल 2 से 2 वैल्यू आई, वो फैक्टोरियल 3 में गई, 3 से वैल्यू 6 आई, वो 4 में गई, एंड में 24 रिटर्न हो गया। इसको थोड़ा सा मतलब देख भी रहो, बस मतलब इतना अच्छा विजुअलाइजर नहीं है, बट लाइक इट वर्क्स। इतना तो मैंने भी उस पर बना लिया वहां पर वन नोट के अंदर।
तो इसमें ये प्रीवियस का भी कोई ऑप्शन है? अच्छा, ये मतलब स्टेप भी बताता है बंदे को। हाँ देखो, फैक्टोरियल 4 था, उसने 3 को कॉल किया, उसने 2 को, उसने 1 को, 1 से वैल्यू 1 आई, 2 में गई, 2 से वैल्यू 2 आई, 3 में गई, फैक्टोरियल 3 से वैल्यू 6 आई, 4 में गई, और एंड में 24 रिटर्न हो गया। तो ये तो है, ये आप मतलब हर उसके लिए कर सकते हो। जो हमने यहाँ पर वो बनाया था ना, क्या कहते हैं, अपना ये वाला बनाया था, ये वाला, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, वो मैंने कॉपी कर दी, इसको ट्राई करते हैं, इसको इरेज मारते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। और ये एरर क्यों देगा मुझे? अच्छा, मैं कहता हूँ लेट्स से 18 और 6, तो विजुअलाइज करते हैं। कंप्यूटिंग पॉलीग्राफ, टाइम ले रहा। ये फैक्टोरियल को चेंज करें ना, इम्प्रूव्ड। हाँ सही कह रहे हो, इम्प्रूव करें। हाँ बिल्कुल, इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो, 18/6 था, उसने कॉल किया 12/6 को, उसने कॉल किया 6/6 को, उसने 0/6 को, इससे वैल्यू 0 आई, फिर 1, फिर 2, और एंड में 3 रिटर्न। ठीक है, अच्छा इसमें ना ये वाला कॉल करते हैं, जो सबसे ज्यादा मतलब मेरे नजदीक जो ये है ना, फिबोनाची वाला, ये अभी तक का सबसे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें दो फंक्शन कॉल्स होते हैं। तो इसको विजुअलाइज करके देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ फिबोनाची ऑफ, लेट्स से 5। ठीक है, इसको विजुअलाइज करते हैं। हाँ ये चलो, ये, अच्छा इसको ना मैं जरा वो करता हूँ, नेक्स्ट और प्रीवियस। अच्छा देखो, फिबोनाची ऑफ 5 कॉल किया, उसने 4 को कॉल किया, ठीक है, उसने 3 को किया, ठीक है, उसने 2 को किया, उसने 1 को किया। ठीक है, अब देखो फिबोनाची ऑफ 5 जो है ना, उसने 4 और 3 को भी करना है, मगर उसने अभी सिर्फ 4 को किया, और 4 ने आगे 3 को कर दिया, 3 और 2 को, उसमें से 3 ने जो है आगे 2 को कॉल कर दिया। 3 ने 2 और 1 दोनों को कॉल करना है, मगर उसने अभी सिर्फ 2 को किया, और 2 ने आगे 1 को कॉल कर दिया। 2 ने आगे 1 और 0 दोनों को कॉल करना है, तो वो भी आप यहाँ पर देखोगे। देखो, इससे 1 वैल्यू वापस आ गई, फिर उसने जो है जब उसको 1 वैल्यू मिल गई, तो उसने फिर 0 को कॉल किया, उससे उसको 0 वैल्यू वापस मिल गई। फिर 0 और 1 ऐड होकर 1 कहाँ चला गया, फिबोनाची ऑफ 2 से फिबोनाची ऑफ 3 में। अब फिबोनाची ऑफ 3 जो है, वो तो हमें पता है, उसने दो कॉल्स करनी है ना, फिबोनाची ऑफ 1 भी करना है, फिबोनाची ऑफ 2 भी करना है। उसने 2 को तो किया होगा, अब वो 1 को करेगा कॉल। अब उसने 1 को कॉल किया, ठीक है, फिर वो जो, फिर वहां से 1 गया, कहाँ गया, फिबोनाची ऑफ 3 के पास। ठीक है, फिर फिबोनाची ऑफ 3 ने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके फिबोनाची ऑफ 4 को दे दिया। फिबोनाची ऑफ 4 को 2 तो मिल गया फिबोनाची ऑफ 3 से, उसने फिबोनाची ऑफ 2 को भी कॉल करना है, क्योंकि हर फिबोनाची आगे दो और फिबोनाची इसको कॉल करता है। इसको रन करते हैं, देखो उसने फिबोनाची ऑफ 2 को कॉल किया। अब 2 आगे मजीद यही वाला पैटर्न फॉलो करेगा, देखना यही वाला, 1 और 0 को कॉल करेगा। देखो, 2 ने आगे फिर दोबारा 1 को कॉल किया, 1 ने उसको 1 वैल्यू दी, फिर 2 ने आगे दोबारा फिर 0 को कॉल किया, उसने आगे उसको 0 वैल्यू दी, फिर उसने आगे 1 रिटर्न किया। सही है, फिबोनाची ऑफ 4 ने आगे फिबोनाची ऑफ 5 को 3 दे दिया। फिबोनाची ऑफ 5 ने 3 को भी तो कॉल करना है, क्योंकि हर फिबोनाची दो फिबोनाची को करता है। तो ये जो फिबोनाची ऑफ 3 का ट्री है, वो मुझे पता है ये वाला ट्री है, ये सारा जो है यहाँ पर, ये जो फिबोनाची ऑफ 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, तो ये ट्री यहाँ पर दोबारा रिपीट होगा, देखना। 2 कॉल हुआ, उससे 1 हुआ, फिर 1 वापस आया, फिर 0 कॉल हुआ, फिर उससे 0 वापस गया, फिर 1 वापस गया, फिर 1 कॉल हुआ, फिर उससे 1 वापस गया। तो देखो, सेम ट्री जो है वो यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो ये सीन है, कंफ्यूज तो नहीं होता? हाँ, नहीं नहीं, मतलब समझ आ गया। समझ आ गई है ना, फिट है। अच्छा, अब मुझे वापस समझ जो आते हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया था। मुझे बताओ, ये चीजें कुछ समझ आई हैं कि मतलब स्टैक यूज क्यों होता है, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, रिटर्न एड्रेसेस क्या होते हैं, वो उसमें बारी बारी पास करता है, फिर निकालता जाता है, ये चीजें कुछ समझ आई हैं? जी समझ आ गई। फुल समझ आई है, क्लियर है फुल?
हाँ। अच्छा, एक आखिरी बात, एक आखिरी बात, बिफोर वी मूव ऑन टू द थ्योरेटिकल पार्ट, और हम उसमें जो है ना क्या कहते हैं सारे वो डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, जो मैंने बुक्स और उससे निकाले हैं, जो नोट्स में, और फिर जो है हम क्या कहते हैं अपने जो रिकर्जन का टॉपिक है उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ताहा, यहाँ पर कितनी रिकर्स कॉल्स हुई थी स्टैक के अंदर, स्टैक के अंदर उसने कितनी फंक्शन कॉल्स को स्टोर किया था हमारे कंपाइलर में, मैं पूछ रहा हूँ। जितनी होंगी उससे कम होगा ना। हाँ, मगर इस केस में कितनी हुई थी? 3। 3 हुई थी, राइट। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर लेट से कहूँ फैक्टोर फैक्टोरियल ऑफ लेट से 100, तो आपने जिस तरह कहा कि जितनी होंगी उससे एक कम होगा, तो फिर 99 कॉल स्टोर होंगी, ऐसा ही है ना? जी। ऐसा ही है। अच्छा, देखो ये जो स्टैक होता है ना, स्टैक, इसकी एक लिमिट होती है। इसकी क्या होती है? एक लिमिट होती है। जाहिर सी बात है, हर चीज की कंप्यूटर में एक लिमिट होती है। जिस तरह आपकी जो मेमोरी है वो या 4 GB होगी, या 6 होगी, या 8 होगी, या 12 होगी। आपका जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उसकी भी एक मेमोरी होगी, उसकी भी एक लिमिट होगी। इसी तरह जो आपका कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर, उसने क्या किया होता है, उसने स्टैक को कुछ वो किए होते हैं, कुछ मेमोरी एलोकेट की होती है, कुछ मेमोरी दी होती है। क्या किया होता है? एलोकेट की होती है, दी होती है। क्या मतलब आप जो है इतनी मेमोरी रख लो, सही है। अगर आपकी जो स्टैक की जो वो है ना फंक्शन कॉल जो आप उसमें डालते हो, अगर वो ज्यादा हो जाए एलोकेटेड स्पेस से, तो एक एरर आ जाता है। क्या होता है? एक एरर आ जाता है। मतलब लेट से उसको कंप्यूटर ने कहा हुआ है कि आप जो है ना मैक्सिमम 10,000 फंक्शन कॉल्स को स्टोर कर सकते हो, इतना स्पेस उसको दिया हो, ठीक है। और आप क्या करो, आप जो है 10,010 कॉल्स कर दो। आपका जो वो है जो आपका कंपाइलर है, जो आपका फंक्शन है, वो 10,010 रिकर्सिव कॉल्स कर रहा है, ठीक है। तो एक एरर आ जाता है। वो एरर आता है स्टैक ओवरफ्लो का है। क्या एरर आता है? स्टैक ओवरफ्लो का एरर आता है। वो कहता है आपका जो स्टैक है ना, वो भर गया है, वो ओवरफ्लो कर गया। देखो, जो उसका नाम है वो बड़ा ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, चीजों को खुद ही एक्सप्लेन करे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उसका वो है, क्या कहते हैं जो नाम है, कि द स्टैक हैज ओवरफ्लोन। तो एरर कौन सा है? स्टैक ओवरफ्लो एरर। क्या हुआ है? स्टैक ओवरफ्लो, यानी कि स्टैक ओवरफ्लो एरर कब आता है? जब स्टैक का जो एलोकेटेड साइज है, जितनी फंक्शन कॉल्स उसमें स्टोर हो सकती है, उससे ज्यादा अगर की जाए तो स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगी। और वो कब आएगा? वो ये अब कब आएगा? जब आपके पास 10,000 की जो क्या कहते हैं स्पेस दी गई है, अगर आप 10,000 और फर्स्ट फंक्शन कॉल उसमें जैसे ही डालोगे ना, तो वो एरर दे देगा। मतलब ये आपका स्टैक है, ये आपका स्टैक है यहाँ पर, उसमें ये ज्यादा सी वो है, कॉल्स है, ठीक है। वो ऊपर तक भर दिया आपने। जैसे ही आप उसके अंदर एक और कॉल डालोगे ना, तो एकदम वो एरर दे देगा, एकदम वो एरर दे देगा। वो कहेगा कि स्टैक ओवरफ्लो एरर आ गया, और मैं जो है और कॉल्स को अपने अंदर नहीं रख सकता, बिकॉज दिस इज माई लिमिट, ठीक है। तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। आपको प्रोग्राम कहेगा, कंप्यूटर कहेगा कि स्टैक हैज ओवरफ्लोन, और एक एरर आ जाता है, उसको हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो एरर, कि आपका स्टैक ओवरफ्लो कर गया। ये चीज क्लियर है? जी जी, क्लियर है। अच्छा, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, चलो यहाँ पर ना मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चेक करते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो एरर हम ला सकें, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, और मैं यहाँ पर जो है ना रन टाइम को रिकनेक्ट करता हूँ। ये डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? अच्छा, और यहाँ पर जो फैक्टोरियल वाला था, उसमें जाकर मैं यहाँ पर फैक्टोरियल लेट से 100 कॉल करता हूँ, ठीक है। देखते हैं हमारा एरर आता है कि नहीं आता। जो कि फैक्टोरियल डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको रन नहीं किया। अच्छा, मैंने उसको रन कर दिया, फैक्टोरियल मेमोरी में आ गया। तो रन करते हैं, देखो बहुत बड़ा एक नंबर आ गया। क्या हुआ? एक बहुत बड़ा नंबर आ गया, मगर एरर नहीं आया। एक बहुत ज्यादा मैसिवली ह्यूज नंबर मुझे मिला है, बट देयर इज नो एरर। अच्छा, अब मैं इसको 500 करता हूँ, देखते हैं एरर आता है कोई। नहीं, अभी भी एरर नहीं आया। अभी भी एक बहुत बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको लेट से 1000 करता हूँ, अभी भी मतलब एक वैलिड नंबर आ गया। मतलब स्टैक में 1000 कॉल्स की भी जगह है, यानी कि 999 की। अगर मैं से 1001 करूँ,
तब भी आ गया। अगर इसे मैं 1500 करूँ तब भी आ गया। लेट्स से मैं 2000 करता हूँ। अच्छा देखो, अच्छा ये बेसिकली एरर जो है वो स्टैक ओवरफ्लो नहीं है, वो कह रहे एक्सीड्स द लिमिट 400 डिजिट्स फॉर इंटीजर स्ट्रिंग कन्वर्जन। मतलब बेसिकली क्या हुआ है, वो इंटीजर इतना बड़ा था कि वो डिजिट्स उससे निकल गए हैं, ठीक है। तो ये मसला स्टैक का नहीं था, रिकर्जन का नहीं था, ये बेसिकली वो लैब का अपना मसला था कि वो इतने डिजिट्स को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। तो वो हमें बता रहे कि यूज दिस, ठीक है, टू इंक्रीज द लिमिट। ठीक है, तो मैं इसको यूज करता हूँ और मैं इसको जाके सेट कर देता हूँ यहाँ पर। इसको बल्कि मैं यहाँ पर सेट करता हूँ उससे ऊपर जाके। मुझे कह रहे ये एक फंक्शन है, इसको आप जो है क्या कहते हैं, अगर यूज करोगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो बेसिकली अपनी लिमिट को सेट। तो मैं इंटीजर की लिमिट्स को जो है ना वो 1 मिलियन कर देता है, ठीक है। ये मैं मैन्युअली सेट कर सकता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर क्या कि सिंपल सा मैंने ये किया है कि जो हमारे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकते थे उनकी मैंने वैल्यू इंक्रीज कर दिया। पहले वो कह रहा था 4300 सेट हो गया था, अब मैंने उसको 1 मिलियन कर दी ताकि हम अपना प्रोग्राम को टेस्ट प्रॉपरली कर सकें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर 5000 करता हूँ लेट्स से, तो अभी मुझे स्टैक ओवरफ्लो एरर नहीं आया। अगर मैं 5001 करता हूँ, अब भी नहीं आ रहा। अगर मैं 10,000 करूँ लेट्स से, अभी भी नहीं आया। 10,001 करूँ, अब भी नहीं आया। इसकी बहुत ज्यादा लिमिट है लगता है। 20,000, अभी भी नहीं आया। 50,000, अभी भी नहीं आया। 1 लाख। तो स्टैक में कोलैब में स्टैक में बहुत ज्यादा जगह होती है, वो ओवरफ्लो ही नहीं कर रहा। अच्छा, अभी भी नहीं किया। 1 लाख 1 करते हैं, अभी भी लगता है काम कर जाएगा। 1 मिलियन करते हैं, 1 मिलियन 1। अच्छा। हम्म। अच्छा, टाइम ले रहे काफी, मगर मुझे लगता है स्टैक ओवरफ्लो नहीं करेगा। फिर भी जो है, देखो ये अब मतलब 1 मिलियन स्टैक कॉल्स जो है वो कर रहे, फंक्शन कॉल्स कर रहे हैं, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। बट अगेन एरर नहीं आएगा मुझे पता है, क्योंकि कोलैब की लिमिट काफी ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेट होने में टाइम लगेगा, उतनी देर हम क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं, ये जो फिबोनाची है इसको हम कॉल करते हैं। लेट्स हम यहाँ पर कहते हैं प्रिंट फिबोनाची विद लेट्स से, बहुत ज्यादा जीरोज मैंने डाल दिए हैं, मुझे पता भी नहीं मैंने कितने डाले हैं। ऊपर वाले प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं क्योंकि वो टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है एग्जीक्यूट होना। यहाँ पर भी इसको मैं रन करके देखता हूँ स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगा कि नहीं आएगा। देखो, कहा एरर आ गया यहाँ पर। अब ये देखो, ये बेसिकली स्टैक ओवरफ्लो एरर, बट पाइथन इसको रिकर्जन एरर कह रहा है। वो कह रहा है मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड इन कंपैरिजन। यानी कि जो रिकर्जन की डेप्थ थी, मतलब स्टैक की लिमिट को उसने रिकर्जन डेप्थ कहा हुआ है। मतलब स्टैक की जो लिमिट है वो बेसिकली इसी चीज की इक्वल है ना, कि आप कितना डीप जा सकते हो रिकर्जन में, राइट। मैं जितना डीप जाऊंगा उतनी ज्यादा फंक्शन कॉल्स में स्टोर करूंगा, राइट। रिकर्जन करते हुए मैं जितनी ज्यादा फंक्शन कॉल्स करूंगा उतना मैं डीप जा रहा हूँ, और जितनी ज्यादा मैं फंक्शन कॉल्स करूंगा उतनी ज्यादा फंक्शन कॉल्स मैं स्टैक पे स्टोर करूंगा। तो बेसिकली इसने उसको क्या क्या हुआ है, स्टैक ओवरफ्लो को कहा हुआ है कि बेसिकली रिकर्जन जो क्या है, डेप्थ है वो एक्सीड कर गई है और रिकर्जन एरर आ गया। अच्छा, अब तक एक और तरीका है स्टैक ओवरफ्लो लाने का कि आप बेस केस लिखो ही ना। अब बेस केस लिखोगे ना तो रिकर्जन कभी रुकेगी ही नहीं। तो लेट्स से मैं इस फिबोनाची के अंदर यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर बेस केसेस को खत्म कर देता हूँ और एन को मैं 2 पास कर देता हूँ।
n को मैं लेट से 2 पास कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई केस बनाता ही नहीं हूँ, मतलब बेस केस कोई है ही नहीं। तो अभी देखना, अभी भी एरर आ जाएगा। देखो एरर आ गया, मैंने कोई केस बनाया ही नहीं है, बस रिकर्जन हो रही है मगर रुक नहीं रही कभी भी। तो यहाँ पर भी सेम एरर आया है, रिकर्जन एरर, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। तो पाइथन इसको स्टैक ओवरफ्लो को क्या कह रहा है, रिकर्जन एरर कह रहा है। बट कॉमन प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज में, आपकी बुक में भी सारी दुनिया जो है इसको स्टैक ओवरफ्लो ही कहती है, स्टैक ओवरफ्लो एरर या रिकर्जन एरर भी कहती है। उसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि यहाँ पर मतलब एरर क्यों आए, क्या इसलिए है, वो सब कुछ। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं, कंफ्यूज हो गया? नहीं, क्लियर है। ठीक है ना, फिट है। अच्छा, तो ये जो मैंने यहाँ पर किया, ये समझ आ गई ना कि मैंने मतलब कोई केस में नहीं रखा, कोई कंडीशन नहीं, बस वो बार बार करता जाएगा अपने आप को कॉल। जी जी, वो ठीक है, इन्फिनिट लूप हो गया ना। हाँ एग्जैक्टली, इनफिनिट लूप हो गया। अच्छा, तब इस क्लास का रिकर्जन का आखिरी जो पार्ट है वो डिस्कस करते हैं, फिर क्लास देखो खत्म कर लें, क्या कर लें वो आप मुझे बता देना अपनी एनर्जी के मुताबिक, ठीक है? अच्छा, जल्दी से डिस्कस करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मैंने बेसिकली नोट्स बनाए तो मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ नोट्स मेड बाय मी A2 333 एंड दिस रिकर्जन नोट्स, ठीक है? अच्छा, ये बेसिकली रिकर्जन के नोट्स हैं, तकरीबन 1.5 पेज के नोट्स हैं, ठीक है? छोटे से नोट्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। ये प्योरली जो है ना आपकी बुक से लिए गए हैं, ठीक है? और आपकी उससे लिए गए हैं, क्या कहते हैं, मार्किंग स्कीम से लिए गए हैं, ठीक है? अच्छा, और इसमें ज्यादातर आपकी बुक से लिए हैं, तो मार्किंग स्कीम में भी इसके आज तक इतने क्वेश्चंस आए नहीं है, टोटल 3 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये देखो तो यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर बेसिकली हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? डिस्कस करने वाला इतना कुछ इसमें खास है नहीं, बट लाइक स्टिल कर लेते हैं। डेफिनेशन रिकर्जन की एग्जाम में क्या लिख के आनी है, ये लिख के आनी है, रिकर्जन इज अ प्रोसेस यूजिंग अ फंक्शन और प्रोसीजर। देखो फंक्शन और प्रोसीजर दोनों की बात की गई है, क्योंकि आपके जो बुक है उसमें आप फंक्शन और प्रोसीजर को अलग अलग डिफाइन करते हैं। फंक्शन वो ऐसा फंक्शन होता है जो कुछ रिटर्न करे, सही है, रिटर्न समथिंग। और प्रोसीजर एक ऐसा फंक्शन होता है दैट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, सही है? सो रिटर्न्स नथिंग कह लो आप, या डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, रिटर्न्स नथिंग, ठीक है? तो आपने कहना रिकर्जन द प्रोसेस यूजिंग अ फंक्शन और प्रोसीजर दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। देखो जो हम कहते हैं ना कि अपने आप को क्या कहते हैं, मतलब कॉल करता है, और क्या कहते हैं, हम उसी में उसको कॉल करते हैं, ठीक है? अपने आप को कॉल करते हैं उसके अंदर ही। हमने दो बातें की थी ना, कि एक फंक्शन अपने अंदर अपने आप को कॉल करता है, ये दो बातें हैं, अपने आप को कॉल करो अपने अंदर। तो आपका जो है यहाँ पर मार्टिन सिंह कहती है, या बुक, दोनों में बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। वो कहती है दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ, सही है, एंड कॉल्स इटसेल्फ। यानी कि उसको हम जब डिफाइन करें तो उसके ही मतलब टर्म्स में करते हैं, एंड वो अपने आप को कॉल करती है, ठीक है? फिर उसने कहा दूसरा पॉइंट है द प्रोसेस। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना, ये बेसिकली मार्क्स है, मतलब ये पॉइंट लिखने का 1 मार्क, इसके 2, इसके 3, इसको लिखने का 1 मार्क, इसको लिखने के 2, इस तरह ये वाला सीन है, सही है? ये जो है क्या कहते हैं, ये जो मैंने जिधर एक एक है वो क्वेश्चन ही 1 मार्क है, जिधर 4 है, जिधर 5 है, तो इधर 5 पॉइंट्स लिखने के मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है? 5 मार्क्स मिल, इधर इधर भी 5 मिल सकते हैं, इधर भी 5 मिल सकते हैं। ये मार्किंग स्कीम मैंने उठाए, आप मार्किंग स्कीम भी चेक कर लेना। मगर यहाँ पर मैंने सब कुछ कंबाइन कर दिया। दूसरा कहते हैं द प्रोसेस इज, ये रिकर्जन पे बात हो रही है, द प्रोसेस डिफाइंड यूजिंग अ बेस केस, सही है, पर टर्मिनेटिंग सॉल्यूशन टू अ प्रोसेस दैट इज नॉट रिकर्सिव। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर रहे होते हैं जो रिकर्सिव नहीं होता। उसने थोड़ा सा उसको ज्यादा फॉर्मल बात उसमें कर दिया है। मैंने कहा था कि बेस केस एक ऐसा केस होता है जहां पर रिकर्जन नहीं हो रही होती है। वो कहता है कि ये बेसिकली टर्मिनेटिंग सॉल्यूशन होता है किसके लिए, एक प्रोसेस के लिए, प्रोसेस रिकर्जन को कह रहा है कि रिकर्जन को टर्मिनेट करने के लिए एक सॉल्यूशन होता है, रिकर्जन को टर्मिनेट करने के लिए एक सॉल्यूशन होता है जो रिकर्सिव नहीं होता, ठीक है? और जर्नल केस क्या होता है, अ सॉल्यूशन टू अ प्रोसेस दैट इज रिकर्सिवली डिफाइंड। यानी कि रिकर्जन का ही सॉल्यूशन होता है, बिकॉज इट एक्चुअली अलाउज अस टू इनेबल रिकर्जन। तो वो रिकर्जन को ही बेसिकली कैरी ऑन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, या जो हमारी प्रॉब्लम है
फैक्टोरियल फाइंड करना, फिबोनाची का नंबर फाइंड करना, नंबर लाइक डिविडेंड फाइंड करना, मल्टीप्लायर फाइंड करना, वो जो प्रोसेस है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और ये पार्ट रिकर्सिवली डिफाइन होता है, बेस केस नॉट रिकर्सिवली डिफाइन होता है, ठीक है। अच्छा, रिकर्जन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, अब देखो, रिकर्जन के बेनिफिट्स जब भी आप उसकी बात करेंगे तो हमेशा इटरेटिव के कंपैरिजन में बात होगी। इटरेटिव क्या होता है? लूप्स वाला सोल्यूशन, जिसमें हम फॉर और वाइल की बात करते हैं, ठीक। उसको हम इटरेटिव कहते हैं, इटरेशन, जैसे कि आपने ईएस पे पढ़ा भी होगा, इसको हम इटरेशन कहते हैं। तो जब भी बेनिफिट्स ऑफ रिकर्जन की बात की जाएगी ना, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो इटरेटिव कंपैरिजन में ही होगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज के बेनिफिट्स हैं तो किसी कंपैरिजन में होते हैं, ठीक है, कि ये चीज बेनिफिशियल है उससे ज्यादा, ये चीज कम बेनिफिशियल है उससे, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, बिकॉज वी डेफिनेटली हैव टू काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस, एक इटरेटिव होता है, एक रिकर्सिव होता है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हम कहेंगे कि what are the benefits of recursion? Recursive solutions contain fewer programming statements than iterative solutions, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप देखो तो जितने भी हमने सॉल्यूशंस लिखे थे उसमें कंपैरेटिवली प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स कम थी, और ये तो खैर बहुत छोटे थे ना, मगर आप जब बड़े बड़े देखोगे लिखोगे तो उसमें एक ऐसी सोल्यूशन जो नॉर्मली, मतलब आप फॉर लूप से करने बैठो तो काफी लाइंस लग जाती हैं, बिकॉज से कम लाइंस लगती हैं, सही। अच्छा, दूसरे, the solutions can solve complex problems in simpler ways than iterative solutions, ठीक है। यानी कि मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए आसान वेज में वो उसको सॉल्व कर सकती है, आसान वेज यूज करती है। अब तह ये जो पॉइंट है ये अभी के लिए याद कर लो, क्योंकि मतलब अभी तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की वो आपको कि यार सिंपल सी प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए इटरेटिव यूज करो तो ज्यादा आसान थी। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी, और वो डेफिनेटली हमारे कोर्स में नहीं है, वो आगे आप उसमें पढ़ोगे, सीएस में पढ़ोगे, अपनी डिग्री में पढ़ोगे इंशाल्लाह, उनके लिए रिकर्जन सिंपल हो जाती है, ठीक है। लिखना मुश्किल है मगर वो उसको ज्यादा आसान तरीके से सॉल्व कर देती है। उसके लिए मतलब रिसोर्सेज कम यूज होते हैं, कंप्यूटेशनल पावर कम यूज होती है। तो दिस इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ रिकर्जन। फिर सेम देखो, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, व्हाट आर व्हाई आर रिकर्सिव सॉल्यूशन मोर बेनिफिशियल देन इटरेटिव सॉल्यूशंस। तो उसके यही दो सेम पॉइंट है जो हमने ऊपर डिस्कस किए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, नेम द प्रॉब्लम दैट अकर व्हेन यूजिंग रिकर्जन। क्या प्रॉब्लम है? स्टैक ओवरफ्लो, अभी हमने पढ़ा था। वो एरर या वो प्रॉब्लम, इसको एरर भी कह सकते हैं, इसको प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, वो क्या है? स्टैक ओवरफ्लो है। अच्छा, अगली बात, वाई में स्टैक ओवरफ्लो आकर, स्टैक ओवरफ्लो क्यों हो सकता है, ठीक है। ये जो मैंने डेफिनेशन उठाई है, मैं आपकी बुक से उठाई, अपने पास से नहीं उठाई, तो बुक से उठाई है, ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं, इफ रिकर्सिव कॉल्स to procedure or functions are very repetitive, there is a very heavy use of stack which can lead to stack overflow। मतलब कि अगर रिकर्सिव जो वो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा रिपीट हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, रेपिटेटिव हो गई है, मतलब कि जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर बेस केस है ही नहीं और वो रिपीट होता जा रहा है। मतलब मैं यहाँ पर एक जाके फंक्शन लिखता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर फंक्शन लिखता हूँ, डिफाइन ए, और उसमें एन डालता हूँ, ठीक है। और रिटर्न क्या करूंगा मैं उससे, ए ऑफ एन, ठीक है। मतलब वो फंक्शन अपने आप को ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मैं इसको जब प्रिंट करूंगा लेट से ए ऑफ 7, तो वो कभी भी रुकेगा नहीं वो मतलब कॉल होता जा रहा है खुद ब खुद ही, वो क्या होता जा रहा है, वो खुद ब खुद ही कॉल होता जा रहा है। तो यहाँ पर रेपिटेशन हो गई है बहुत ज्यादा, मतलब वो ए ऑफ 7 ही कॉल होता जाएगा, राइट। ए ऑफ 7 इन्फिनिट लूप वाला सी है, तो यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मार्केटिंग वाला ये बात कर रहे हैं। यहाँ और केस में आप देखो तो जब भी स्टैक ओवरफ्लो होता है तो वो रेपिटेशन हो रही होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बार उस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि जब भी प्रोसीजर और फंक्शंस को रिकर्सिवली कॉल किया जाए तो स्टैक का यूज बहुत ज्यादा हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो उससे स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, एरर हो जाता है। फिर दूसरा है, क्या कहते हैं, रिकर्जन को यूज करने का डिसएडवांटेज क्या होता है, तो वो यही क्या कहते हैं, एज इट इज मैंने चीज को बुक से उठाया हुआ है, वो यही है कि अगर जो है क्या कहते हैं, रिकर्सिव कॉल्स जो है वो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हो जाए तो स्टैक का यूज हैवी हो जाता है और वो स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। अब कहा ये जो कंटेंट था ना ये वाला, ये भी बुक में था, ये भी बुक में था, ये क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, आज तक आए नहीं है बट फ्यूचर में आ सकते हैं, क्योंकि रिकर्जन ऑलरेडी कम आई हुई है।
तो वो आ सकता है। तो अगर आपसे वो एग्जाम में पूछे कि रिकर्जन का डिसएडवांटेज क्या है, तो ये डिसएडवांटेज है कि वो जो है क्या कहते हैं, स्टैक ओवरफ्लो उसमें आ जाता है अगर हम जो है क्या कहते हैं बहुत ज्यादा रिकर्सिव कॉल्स करें। और दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि इट इज कॉम्प्लेक्स टू राइट। कॉम्प्लेक्स टू राइट मतलब अगर आपने रिकर्जन लिखनी है तो कॉम्प्लेक्स होती है, और वो ऑब्वियसली आपको पता है ये कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ, ये चीज कहीं बुक में नहीं लिखी हुई। मगर कल को अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का एग्जाम में आ जाए ना, तो आपने पहला पॉइंट तो ये लिखना है कि अगर रिपीटेटिव हो जाए बहुत ज्यादा फंक्शन कॉल्स, तो स्टैक का यूज हैवी हो जाता है, उसकी वजह से स्टैक ओवरफ्लो एरर आ सकता है, और जो कि हमारी रिकर्जन रोक देगा। एरर आ गया तो रिकर्जन रुक जाएगी। और दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स टू राइट, इसका आपको मार्क मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिलता, ये कहीं भी बुक में नहीं लिखा हुआ, बट ये अंडरस्टूड सी बात है, जनरली एक अंडरस्टूड सी बात है कि मुश्किल होती है रिकर्जन लिखना। अच्छा, फिर ये वाइंडिंग अनवाइंडिंग की बात की, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि वाइंडिंग वो प्रोसेस होता है जब जो है क्या कहते हैं एक रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करता जाता है जब तक बेस केस नहीं मिल जाता। क्या होता है, एक रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करता जाता है जब तक यहाँ पर बेस केस नहीं मिल जाता। अनवाइंडिंग उसका उल्टा होता है, रिकर्सिव फंक्शन जब बेस केस को ढूंढ ले और सारी फंक्शन वैल्यूज को रिटर्न कर दे, तो वो बेसिकली अनवाइंडिंग होती है। फिर वो कहते हैं कि बेस केस क्या होता है, तो उसका हमें पता है कि बेस केस द टर्मिनेटिंग सॉल्यूशन टू अ प्रोसेस दैट इज नॉट रिकर्सिव। ये एग्जैक्टली बुक से उठाया हुआ है मैंने। जनरल केस क्या होता है, सॉल्यूशन टू अ प्रोसेस दैट इज रिकर्सिवली डिफाइंड। ठीक है, टर्मिनेटिंग सॉल्यूशन यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो खत्म हो जाए प्रोसेस को। प्रोसेस किसको, वो जो हम बेसिकली कोड हमने लिखा हुआ है, वो जो हमारा वो है क्या कहते हैं, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, उसको इससे प्रोसेस का हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए टर्मिनेटिंग सॉल्यूशन जो है, जो रिकर्सिव नहीं होता वो बेस केस है। जो रिकर्सिव होता है वो जो है क्या कहते हैं वो, मगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो जर्नल केस होता है। फिर आगे ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये मैंने एज इट इज मार्किंग स्कीम से उठाए हुए हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं ये आप देख सकते हो। पहले एक्सप्लेन हाउ कंपाइलर मेक्स यूज ऑफ स्टैक व्हेन ट्रांसलेटिंग रिकर्सिव प्रोग्राम कोड। अच्छा था ये, हम 3 डिस्कस करेंगे, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे क्योंकि काफी ज्यादा कंटेंट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो अभी हमने आज जो अभी क्लास में बात की थी ना, वो बेसिकली ये वाले क्वेश्चन पे आपके लिए हमने बात की थी कि एक बेसिकली कंपाइलर जो है वो स्टैक को कैसे यूज करता है, हाउ, जब वो क्या कहते हैं ट्रांसलेट कर रहा होता है रिकर्सिव प्रोग्राम कोड को। अच्छा, ट्रांसलेट का क्या मतलब है, यानी कि वो उसे समझ रहा होता है। ट्रांसलेट किस में करते हैं, देखो ट्रांसलेट ना वो पाइथन से या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हाई लेवल, या आपने आई गेस उसमें पढ़ा भी होगा ईएस में, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो किस में करता है, वो मशीन कोड में करता है। मशीन कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। और ऑब्जेक्ट कोड जो है क्या होता है, बेसिकली वो वंस और जीरोस जो होते हैं। ठीक है, वंस और जीरोस जो, ठीक है, अच्छा। हाँ, मुझे बताओ अभी तक जो चीजें हैं वो कंफ्यूजिंग तो नहीं लगी, मतलब नहीं। इजी है, सब कुछ आसान है। हाँ, इजी है। अच्छा, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम थोड़े से बीमार लग रहे हो। नहीं यार, ठीक हूँ आज। कल थोड़ी सी खराब थी, आज ठीक है। अच्छा, अभी तक काफी थक गए होगे है ना, काफी लंबी क्लास जा रही है। बस सही है यार। तो सही हो, चलो ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली मैं कह रहा था मशीन कोड को में ट्रांसलेट किया जाता है किसको, पाइथन को, या एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है, अच्छा, सही हो गया। अच्छा, था मुझे 1 मिनट दो, अच्छा मैं जरा एक तो, हाँ था। तो हम बात कर रहे थे इसकी, तो वो पूछ रहे हैं कि यार कंपाइलर जो है बेसिकली स्टैक को कैसे यूज करता है जब वो रिकर्जन को एग्जीक्यूट कर रहा हो, समझ रहा हो। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जो हमने डिस्कस किया है वही बातें करेगा, मगर अब मजे की बात ये होगी कि जो जो डिस्कशन हो रही होगी वो सारी हमें समझ आ रही होगी। क्या हो रहा होगा, वो सारी हमें समझ आ रही होगी। अच्छा,
वो पहले कहता है द कंपाइलर मस्ट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट नहीं, आपने लिखना ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम में ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और उसमें इन इन 4 पॉइंट के 3 मार्क्स हैं और इसका 1 मार्क है। तो ये पॉइंट आपने लिखना है, कंपाइलर मस्ट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ट्रांसलेटिंग का वर्ड आया तो इसका मतलब है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट करना है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, किसने करना है, कंपाइलर ने करना है, किसने करना है, कंपाइलर ने करना है। ठीक है, अच्छा, तो वो ये किस लिए करता है, ताकि वो जो है क्या कहते हैं, रिटर्न एड्रेसेस को पुश कर सके, या और लोकल वेरिएबल्स जो वैल्यूज उनको पुश करते हैं कहाँ पर, स्टैक पे। ठीक है, पुश रिटर्न वैल्यूज, रिटर्न एड्रेसेस, सॉरी सॉरी, वैल्यूज ऑफ लोकल वेरिएबल्स ऑन अ स्टैक विद ईच रिकर्सिव कॉल टू सेट अप वाइंडिंग। सही है, यानी कि कब, हर रिकर्सिव कॉल के साथ, मतलब हर रिकर्सिव कॉल जब होती है तभी रिटर्न एड्रेस और क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल्स पुश होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सेटअप वाइंडिंग का क्या मतलब है कि वो जब उसके ऊपर पुश कर रहा होता है, यानी कि उसने एक पुश किया, फिर दूसरा पुश किया, तीसरा, तो ये बेसिकली वाइंडिंग वो कर रहा है, राइट। हमने पढ़ा था वाइंडिंग की डेफिनेशन ये कि जब हम जो है क्या कहते हैं, एक फंक्शन वाइंडिंग कर रहा होता है, एक फंक्शन स्टैक पे बेसिकली अपनी कॉल्स पुश कर रहा होता है। ठीक है, तो ये वाइंडिंग को सेटअप कर रहा है, वाइंडिंग कर रहा है बेसिकली। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, इट पॉप्स रिटर्न एड्रेसेस या द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल्स ऑफ द स्टैक, वो स्टैक से उनको पॉप करता है। ठीक है, पॉप करता है आफ्टर द बेस केस इज रीच्ड, तो इम्प्लीमेंट अनवाइंडिंग, यानी कि आप अगर ये बात लिखो आफ्टर द बेस केस इज रीच्ड, या आप फिर इम्प्लीमेंट अन वाइंडिंग लिखो, तो आपको दोनों चीजें लिखने में से लिखने का मार्क मिल जाएगा, या वो या ये, इनमें से कोई एक भी लिखो तो मार्क मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, द कंपाइलर मस्ट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड टू पुश रिटर्न एड्रेसेस एंड लोकल वेरिएबल्स ऑन द स्टैक with each recursive call to set up winding, and then pop the return addresses and values of the local variables off the stack after the base case is reached. That is it. मतलब सिंपल सी बात है, उस पे क्या कहते हैं, जैसे जैसे जो है रिकर्सिव कॉल्स होती जा रही हैं, हर रिकर्सिव कॉल का एड्रेस, रिटर्न एड्रेस और वैल्यू उस पर पुश करते जाओ, जैसे ही बेस केस रीच हो जाए तो स्टैक से वो वैल्यूज पॉप कर लो। सिंपल सी बात है, मुफ्त के 5 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स, सॉरी। अगली उसकी बात करते हैं। अच्छा, ये भी एग्जाम्स मैंने उठाया, ये बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का। वो कहते हैं स्टेट 3 एसेंशियल फीचर्स ऑफ रिकर्जन। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली एक तो बेस केस आ जाएगा और एक जो है जनरल केस आ जाएगा, और तीसरा आप उसकी डेफिनेशन लिख दोगे कि वो अपने आप को एक फंक्शन कॉल करता है। तो क्या उसने कहा मस्ट हैव अ बेस केस, पहला पॉइंट, या स्टॉपिंग कंडीशन भी उसने उसको कह दिया। दूसरा कहा मस्ट हैव अ जनरल केस। ठीक है, 2 मार्क्स इधर मिल जाएंगे। ठीक, फिर उसने कहा विच कॉज इटसेल्फ रिकर्सिवली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। तो आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे या अपने आप में डिफाइंड हुआ हो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस पर आपको तीसरा मार्क्स मिल जाएगा। फिर कह रहे विच चेंजेस इट स्टेट्स एंड मूव फॉरवर्ड टू द बेस केस। देखो उसने तकरीबन सेम बात की है, बट उसने थोड़े से डिफरेंट तरीके से बात की। मतलब उसने कहा है कि वो अपने स्टेट को चेंज करता है और बेस केस की तरफ मूव करता है। अब स्टेट को चेंज करने का ये मतलब है, एक मतलब फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या करे, मतलब अगर फैक्टोरियल की बात की जाए तो वो 4 है, फिर जो है क्या कहते हैं वो 3 हो जाएगा, तो इस तरह जाते जाते वो 2 हो जाएगा, जब तक वो बेस केस में पे नहीं जाता। तो इसकी जो बेसिकली क्या है, इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। मतलब पहले इसकी वैल्यू 4 थी, रिटर्न वैल्यू भी थी कुछ, फिर इसकी वैल्यू 3 हो गई, रिटर्न वैल्यू भी थी, मगर वो चेंज थी, डिफरेंट थी पहले से। तो वो उसका स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, अगेन ये पॉइंट आप ना भी लिखो, सो यू विल डेफिनेटली गेट 3 पॉइंट्स आफ्टर राइटिंग दीज थ्री, गेट 3 मार्क्स आफ्टर राइटिंग दीज 3 पॉइंट्स। फिर कहते हैं अनवाइंडिंग कैन अक्कर वंस द बेस केस इज रीच। ये भी आप लिख सकते हो कि अनवाइंडिंग हो सकती है। तो बेसिकली आपने जब इस तरह आते हैं ना, तो आपने उसमें जितना कुछ लिख सकते हो लिखना है। ठीक है, 3 फीचर्स हैं, तो बेस केस लिखो, जनरल केस लिखो, इसमें ये भी लिखो कि वो अपने अंदर डिफाइन होता है, ये भी लिखो कि उसमें वाइंडिंग होती है, ये भी लिखो कि उसमें अनवाइंडिंग होती है। तो लिखना सब कुछ है। 3 मार्क्स 3 है, पॉइंट्स आपने 5 लिख के आना है। ठीक है, ये वाला सीन करना है। तो
कहा ये चीज क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा, देखो आखिरी पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। जो मैंने आपको कहा था कि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रिकर्जन में स्टैक क्यों यूज होता है, क्योंकि स्टैक इसलिए यूज होता है ना कि क्यू अगर यूज हो गई तो वो हमारा काम नहीं करेगी ना। मतलब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं जाता हूँ और फैक्टोरियल कॉल हो रहा है, लेट्स से फैक्टोरियल को मैं एफ लिखता हूँ तो F4, फिर F3, फिर F2, और F1 जो है वो बेसिकली उसकी वैल्यू हमें खुद ही मिल जाती है, वो लेट से 1 है, ठीक है। तो अब मुझे उसके बाद F2 चाहिए, फिर F3 चाहिए, फिर F4 चाहिए। ये स्टैक कर रहा है। अगर क्यू होती तो काम उल्टा हो जाता, क्यू यूं करके होती है तो उसमें यहाँ पर F4 चला जाता, फिर F3 चला जाता, फिर F2 चला जाता। मुझे चाहिए था F2, मगर एंड में निकल आता F4, तो मसला हो जाना था। तो क्यू हम यूज नहीं कर सकते, स्टैक यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो LIFO लीफो स्ट्रक्चर जो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का स्ट्रक्चर, वो करता है, यूज करता है। अब देखते हैं मार्किंग स्कीम क्या कहती है, ठीक है। अच्छा, वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करिए मार्किंग स्कीम। वो कह रही है एक्सप्लेन द रीजंस एक्सप्लेन करो व्हाई अ स्टैक इज अ सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप टू इम्प्लीमेंट रिकर्जन। आई गेस ये 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। वो कह रहे बताओ कि जो स्टैक है ये ही क्यों एक अच्छी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है रिकर्जन इंप्लीमेंट करने के लिए। उसके लिए पहला पॉइंट है, स्टैक इज अ लास्ट एंड फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लास्ट एंड फर्स्ट आउट है, ईच रिकर्सिव कॉल इज पुश्ड ऑनटू द स्टैक एंड देन इज पॉप एज द फंक्शन एंड्स। अच्छा देखो, इन तीन में तो उसने वाई का कहीं जवाब दिया ही नहीं हुआ। देयर इज नो वाई इन दिस। वो कह रहे रीजंस बताओ। 3 पॉइंट्स आप सिर्फ स्टैक की एक डेफिनेशन लिखो और फिर आप ये बताओ कि रिकर्जन में स्टैक कैसे हुई, तो 3 पॉइंट्स आपको उधर ही मिल जाते हैं। मतलब उसने कहा इनेबल्स बैक ट्रैकिंग अनवाइंडिंग टू मेंटेन रिक्वायर्ड ऑर्डर। ये वाई वाले रीजंस है। ये वाई है। ये वाई है कि मतलब स्टैक होता है तो वो बैक ट्रैकिंग को इनेबल करता है। कि एक चीज बैक ट्रैकिंग अनवाइंडिंग ये होती है ना कि जिस चीज में चीजें डाली उसके उल्टे ऑर्डर में निकालना। यानी कि पहले 4 डाला था, फिर 3 डाला था, फिर 2 डाला था। अब जब निकालने की बारी है तो पहले 2 निकालो, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो मतलब जिस ऑर्डर में निकाला उससे उल्टा ऑर्डर में निकाला, इसको हम बैक ट्रैकिंग या अनवाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। जनरली बैक ट्रैकिंग यूज होता है, बुक में अनवाइंडिंग यूज हुआ है, इसीलिए हमने थ्रू आउट वो यूज किया। आप जनरल टर्मिनोलॉजी देखते हो तो बैक ट्रैकिंग का वर्ड यूज होता है। किसका वर्ड यूज होता है? बैक ट्रैकिंग का वर्ड यूज होता है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि इनेबल स्टैक इनेबल करता है उसको, अनवाइंडिंग को, और उससे रिक्वायर्ड ऑर्डर मेंटेन होता है। रिक्वायर्ड ऑर्डर क्या है? कि जिस ऑर्डर में डाले उससे उल्टा ऑर्डर में निकाला जाए, ठीक है। तो बेसिकली मतलब यहाँ पर आपने ना डिफाइन भी कर दिया, और दो आप वाई वाले पॉइंट्स भी आपको वो कर दिए, क्या कहते हैं वो, अ, उसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर मतलब ये पूछा जाए तो आपने पहले बताने कि स्टैक क्या होता है, फिर आपने बताया कि रिकर्जन में स्टैक कैसे होता है, फिर आपने वाई वाले पॉइंट्स भी बताए। और मुफ्त के आपको 3 या 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है? जी क्लियर है।